नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि वे कौन से विषय हैं जिन पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो यह सभी हमारे आज की करंट अफेयर न्यूज़ है, प्रत्येक महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए सभी न्यूज़ पे आज विस्तार से चर्चा की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हुए आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ यह भी है कि संस्कृति आईएएस एक सामान्य अध्ययन का फाउंडेशन कोर्स शुरू कर रहा है, जो आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सुविधा प्रदान करेगा। यह जो कोर्स है यह हाइब्रिड कोर्स रहने वाला है, यानी कि अगर आप दिल्ली आ सकते हैं तो आप ऑफलाइन क्लासेस ले लीजिए, नहीं आ सकते तो ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लास भी आपके लिए अवेलेबल रहेगी। कब से रहेगी? 3 अक्टूबर से दोपहर 3 बजे। तो जल्दी से आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं यदि क्लासेस लेना चाहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि संस्कृति आईएएस एक ऐसी संस्था है जहां एक नहीं बल्कि हर शिक्षक श्रेष्ठ है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी पहली न्यूज़ क्या कह रही है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो बाइडेन से रिलेटेड। अभी यह कुछ ही समय बीता है कि दिल्ली से वापस गए हैं, क्योंकि G20 मीटिंग अटेंड करने आए थे, लेकिन वापस पहुंचे तो इनके लिए खबर दुखद है, क्योंकि अब फिलहाल वहां पे इनके लिए एक महाभियोग की तैयारी चल रही है। यानी कि जो विपक्षी दल है वह प्रयास कर रहा है कि एक महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाए, और महाभियोग का जो प्रस्ताव है फिलहाल वो स्वीकार भी कर लिया गया है। जो अभी इनका प्रतिनिधि सभा है, यानी कि जो कांग्रेस है, यहाँ भी 2 सदन हैं। एक को कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरी है सीनेट। तो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसके अध्यक्ष केविन मैककार्थी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ जो महाभियोग के आरोपों का प्रस्ताव था उसको स्वीकार लिया है, और स्वीकारने के बाद उसको जांच समिति को भेज दिया है और कहा है कि आप इसकी जांच कर लीजिए। यदि वहां से पुख्ते सबूत मिल जाते हैं जांच के दौरान, तो ऐसी स्थिति में इनके लिए बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। चलिए आगे समझते हैं कि किस प्रकार की प्रक्रिया रहती है वहां पे, किन कारणों से महाभियोग लगाया जा सकता है जो बाइडेन के ऊपर, और किस किस प्रकार से वह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, और अगर सफल होती है तो वह कहां तक जाएगी, और क्या क्या उसके लिए निर्धारित मानक है। जैसे कि सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्चुअल में क्या आरोप लग रहे हैं, क्योंकि अब राष्ट्रपति के ऊपर आप महाभियोग लगा रहे हैं, मतलब है कि आप कह रहे हैं कि आपने संविधान का पालन नहीं किया है, जो आपके लिए नियम निर्धारित थे आप उसके अनुरूप कार्य नहीं किए हैं, इसलिए आप संविधान के दोषी हैं, देश के दोषी हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना पद छोड़ दें। तो 2 प्रकार के इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। पहला तो हंटर बाइडेन का है। एक्चुअल में हंटर बाइडेन इनकी अपनी संतान है, इनका पुत्र है। कह रहे हैं कि हंटर बाइडेन का विदेश में बिजनेस चल रहा है, और लेकिन जिस समय अमेरिका की जनता को सूचनाएं देनी थी, मीडिया में बातचीत हुई, तो उस समय इन्होंने फॉल्स इन्फॉर्मेशन बताई, जिस वजह से यह इसके दोषी हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने इन सब बातों को रिवील नहीं किया, जो कि ज़रूरी है। आप संवैधानिक पद पे हैं तो आपसे रिलेटेड इस प्रकार की बातें पता होनी चाहिए। इसके अलावा सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा हुआ है इनके ऊपर। इन्होंने जो संवैधानिक व्यवस्था है अमेरिका की उसमें बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया है, साथ साथ भ्रष्टाचार का आरोप भी शामिल है। तो कई संगीन आरोप लगे हुए हैं, बट देखते हैं कि क्या सबूत मिलते हैं या नहीं, क्योंकि अभी जांच समिति के पास है। पहले सारी जांच होगी, जब जांच होगी तो उसमें देखा जाएगा कि सबूत क्या क्या मिल रहे हैं। यदि सबूत नहीं मिलता तो यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ेगा, सबूत मिल जाता है तो ही उस स्थिति में यह प्रस्ताव आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है? बट यहाँ पर हम लोग को यह भी देखना ज़रूरी है कि एक्चुअल में जो अमेरिका का संविधान है उसमें यह क्लियर तो प्रॉपरली नहीं है, तो इसीलिए भ्रष्टाचार, संविधान का उल्लंघन इत्यादि इत्यादि आधारों पे ही महाभियोग शुरू कर दिया जाता है। हालांकि भारत का महाभियोग अमेरिका के महाभियोग से अलग है, तो हम दोनों ही प्रकार के महाभियोग पे बात करेंगे कि क्या क्या सिस्टम बनाया हुआ है। लेकिन पहले हम देखते हैं कि अमेरिका के नियम क्या क्या। अमेरिका का पहला और महत्वपूर्ण नियम यह है कि अगर आपको राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाना है तो आप यह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ही ला सकते हैं, सीनेट से नहीं ला सकते। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी कैसे लाएंगे आप? वहां पे आपको न्यायिक समिति को मामला सौंपना पड़ेगा, यानी कि पहले अध्यक्ष जी मामला स्वीकार करेंगे, स्वीकारने के बाद वो कहेंगे न्यायिक समिति को कि देखिए हमारे देश के राष्ट्रपति पे ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं, आप जाइए मामले की जांच कीजिए और देखिए सबूत मिलते हैं या नहीं मिलते। तो अब एक समय सीमा के तहत यह आगे जाएंगे और यह लोग पूरे मामले की जांच करेंगे कि मामला क्या रहने वाला है। जब सब चीज़ आरोप सबूत वगैरह ले आएंगे, अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो मामला फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आएगा और कहेंगे कि ठीक है जी, आरोप सही हैं, सबूत मिले हैं। अब सभा क्या कहती है? सभा को कहेंगे कि जितने सदस्य उपस्थित हैं आप मतदान कीजिए, आप चाहते हैं यह महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो या ना हो। तो उस समय वहां से सदन में इसको पारित कराने के लिए जरूरी है कि आधे से एक अधिक मत मिल जाए, यानी कि 50% + 1 वोट यदि मिलता है तो ऐसी स्थिति में इसको पारित माना जाएगा। यह जो स्थिति होती है एक्चुअल में यह स्थिति सामान्य बहुमत की होती है।
ठीक है, तो सामान्य बहुमत यदि इसको मिल जाता है तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से हम मानेंगे कि अब महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि यह कार्यवाही जो थी पहले सदन की थी, अब कार्यवाही दूसरे सदन यानी कि सीनेट में पहुंच जाएगी। अब सीनेट की जो कार्यवाही होगी एक्चुअल में यह न्यायपालिका की तरह होती है, क्योंकि जो देश के मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वही पूरी कार्रवाई को हेड करेंगे। इस समय राष्ट्रपति की तरफ से एक वकील वहां आ सकता है जो अपनी दलीलें पेश करेगा, लेकिन यह एक टर्न हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी एक तरह की न्यायपालिका के अंदर, और सारा मामला अब न्यायपालिका के अनुरूप चलेगा। लेकिन जब सभी चीज़ों की जांच हो गई है, दोषी पा लिया गया, तो यहाँ पर भी अब होगा मतदान। बट यहाँ पर जो मतदान होना है तो उस दौरान प्रस्ताव को पारित होने के लिए ज़रूरी है कि आप 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कराएं। यदि आप 2/3 बहुमत से वह प्रस्ताव पारित करा लेते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर राष्ट्रपति के लिए समस्याएं हो जाएंगी और उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यदि यहाँ पर यह प्रस्ताव गिर जाता है और 2/3 बहुमत से पारित नहीं होता तो ऐसी स्थिति में जो बाइडेन अपने पद पे बने रहेंगे। हालांकि अमेरिका की व्यवस्था में इस प्रकार से महाभियोग लाना कोई नई बात नहीं है। हम पिछली व्यवस्था में देख चुके हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप थे उनके विरुद्ध 2 बार महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था, हालांकि दोनों बार ही वह पारित नहीं हुआ था पूरी तरह से। और अभी जो वर्तमान स्थिति अगर हम समझे तो वर्तमान स्थिति भी कुछ इस प्रकार की है। अच्छे खासे इनके अपने सांसद हैं फिलहाल, इस वजह से यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि पारित नहीं होगा पूरी तरह से और जो बाइडेन अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। बट इस बीच राष्ट्रपति के लिए इस प्रकार का महाभियोग आना अपने आप में एक बड़ा ही चिंता का विषय होता है और आपकी लोकतांत्रिक विशेषता तथा आपके गणतंत्र के लिए कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता भी है। इतनी बात क्लियर है। तो एक्चुअल में ये पूरी व्यवस्था थी, यह अमेरिका की महाभियोग की व्यवस्था थी। पहले सदन में साधारण बहुमत, दूसरे में विशेष बहुमत। क्लियर है इतनी बात। हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हो, समझते हैं कि क्या क्या आधार रह सकते हैं। तो आधारों को लेकर के देखिए, जो संविधान कहता है अमेरिका का, उसमें कहा गया है कि दुराचार और उच्च अपराध। ठीक है, बट डिफाइन नहीं है कि दुराचार में क्या क्या रहेगा और उच्च अपराध में क्या क्या रहेगा। तो इसी वजह से न्यायिक समिति अध्यक्ष या जो उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो उसको स्वीकार करते हैं, जांच करते हैं, किन आधारों पर जांच करते हैं और आगे क्या कहते हैं। तो काफ़ी सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर बढ़ जाती हैं। देश से रिश्वत लेना, दुराचार, अन्य बड़े अपराध भी इसके अंदर शामिल जनरली कर लिए जाते हैं। ठीक जैसी व्यवस्था है पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, पूरी तरह से परिभाषित नहीं है, ठीक इसी प्रकार से व्यवस्था भारत में है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, जिसको इम्पीचमेंट कहते हैं, का उल्लेख किया गया है। बट एक्चुअल में जो यह उल्लेख है महाभियोग का, इसके आधार किए होंगे, इसके आधार पूरी तरह से डिफाइन यहाँ पर नहीं किए गए। सिर्फ इतना कहा गया है कि यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उस स्थिति में उसके ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। हालांकि हमारे यहाँ पे व्यवस्था दोनों ही सदनों के लिए बराबर है और दोनों ही सदनों को समान अधिकार दिए गए हैं राष्ट्रपति के महाभियोग की स्थिति में। कार्यवाही यदि आप चाहें तो किसी भी सदन से शुरू कर सकते हैं। वहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से शुरू हो रही थी, हमारे पास लोकसभा, राज्यसभा है। हमारा मन है हम किसी भी सदन से शुरू कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जिस सदन से शुरू होगा उस सदन के 1/4 सदस्यों की सहमति उस प्रस्ताव पे होना जरूरी है। सहमति का मतलब यह है कि वो रिटर्न में उस पर साइन करके देंगे कि ठीक है, इम्पीचमेंट होना चाहिए राष्ट्रपति के विरुद्ध। यदि ऐसा कार्यक्रम हो जाता है, 1/4 सदस्य समर्थन देते हैं, उसके बाद जो भी अध्यक्ष, अगर लोकसभा में है तो अध्यक्ष, राज्यसभा में है तो सभापति, फिर उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है कि वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा कि भारत के महामहिम को 14 दिनों का नोटिस दिया जाएगा, फिर कार्यवाही शुरू होगी। उनकी तरफ से एक वकील इस प्रकार से प्रस्तुत होंगे और अपनी दलीलें पेश करेंगे। हालांकि भारत में दोनों सदनों के लिए व्यवस्था यह है कि आपको 2/3 बहुमत से ही महाभियोग का प्रस्ताव पारित करना है, दोनों सदनों के लिए। यदि जो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रस्ताव है वह 2/3 बहुमत नहीं पाता तो ऐसी स्थिति में महाभियोग का प्रस्ताव गिर जाएगा और कुछ भी आगे कार्रवाई नहीं हो पाएगी। क्लियर है इतनी बात सभी लोग को? ठीक है, तो यह सारे के सारे कार्रवाई चलती है और बीच में यह जो प्रस्ताव होता है यह प्रवर समिति को सौंपा था। जैसे वहाँ पे न्यायिक समिति थी तो उसके ऊपर जिम्मेदारी हुआ करती थी कि वह मामले की जांच करे, सबूतों को इकट्ठा करे, तो हमारी प्रवर समिति को यहाँ जांच का उत्तरदायित्व दिया जाता है।
क्लियर है इतनी बात सभी लोग को? ठीक, अगर दोनों सदनों से पूरी तरह से पास हो जाता है, जांच में भी दोषी पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को हटना होगा। बट वर्तमान स्थिति भारत की यह है कि आज तक किसी भी राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लगाया गया, कोई भी ऐसे राष्ट्रपति नहीं है हमारे पास में, क्योंकि उसके पीछे बड़ा कारण यह होता है कि जनरली हम यह देखते हैं कि राष्ट्रपति की नियुक्ति में सरकार की भूमिका रहती है और जनरली सरकार बहुमत वाले दल की ही होती है। तो इसीलिए आज तक कभी भी भारत में किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया गया है। बट यहाँ पर आपके लिए दोनों ही जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे हम लोग बात करें यूएस की या फिर हम लोग बात करें भारत की, तो दोनों ही जगह पर यह जो व्यवस्था है वह कुछ कुछ समानताओं के साथ कुछ कुछ विभिन्नता भी लिए हुए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आप लोग के लिए यह भी है कि हमारे संविधान में जो महाभियोग की व्यवस्था का उल्लेख है, संविधान के अनुच्छेद 61 में जो उल्लेख है, एक्चुअल में यह हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से ही बोरो किया है। हम सभी जानते हैं ना कि अलग अलग तत्व हमने अलग अलग संविधान से इकट्ठे किए हैं, तो यह जो विशेषता है ना हमारे यहाँ पे महाभियोग की, यह भी हमने अमेरिका से ही ली है। और यह सब बातचीत जानने के बाद जो बाइडेन के साथ आगे किस प्रकार की व्यवहार होगा, क्या वे दोषी पाए जाएंगे या नहीं, उन्हें पद छोड़ना होगा या नहीं, यह हमें बाद में पता लगेगा। बट फिलहाल यह पता लग रहा है कि आप लोग किस दिन पे एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोग को अभी मुझे कमेंट में जवाब देना है, और जिसका उत्तर आप लोग को मुझे कमेंट करके बताना है। और यदि आप सोच रहे हैं कि नहीं बताएंगे तो प्रयास कीजिए, प्रयास करना ज़रूरी है। और मैं भी रेगुलरली चेक कर रहा हूँ कि आप लोग कितना कमेंट करते हैं। कुछ लोग रेगुलरली लगे हैं, मैं उन सबके बारे में भी जानता हूँ, बट ज़रूरी है कि और लोग भी इंगेज हों, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती है। और जब हम क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं तो उस बात को जल्दी भूलते भी नहीं है। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं हम लोग हमारे दूसरे न्यूज़ की तरफ। न्योमा हवाई क्षेत्र, भाई एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है भारत की, क्योंकि भारत के लद्दाख क्षेत्र में अब दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र बनाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि इसका शिलान्यास किया जा चुका है और संभावना है कि लगभग 20 महीने के अंतराल में यह बन करके तैयार भी हो जाएगा। तो इंडिया के लिए एक खास न्यूज़ है, क्योंकि अब हमारे पास में सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र होने वाला है। तो इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जरा एक बार समझ लेते हैं। तो भारत में यह चौथा पूर्ण परिचालन बेस हो जाएगा, यह हमारे वायुसेना के लिए। तो अब जब यह लद्दाख में चौथा होगा तो इससे पहले हमारे पास में 3 भी होंगे। वह तीनों कहाँ कहाँ पर? तो देखिए, लद्दाख के उत्तर उपक्षेत्र में एक जगह है जिसको दौलत बेग ओल्डी कहते हैं। वहाँ पर एक ऑलरेडी अर्ध पक्की मिट्टी से बना हुआ बेस है हमारे पास में, ठीक है, लैंडिंग ग्राउंड बना हुआ है। तो एक लद्दाख में हुआ, दूसरा भी उसके पास ही है, कहाँ पे? चुशुल और फुकचे में, हालांकि यह दोनों पक्की मिट्टी से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास में अभी बेस हैंगे, लैंडिंग ग्राउंड है 3। चौथा लैंडिंग ग्राउंड हमारा अभी बन रहा है जिसका शिलान्यास हुआ है। तो इससे संबंधित प्रमुख बातें क्या क्या हैं, कहाँ बना रहे हैं? तो न्योमा जो एयरफील्ड है यह बनाया जाएगा न्योमा गांव के पास ही। हालांकि यह जो हमारी भारत चीन सीमा है उससे भी बहुत अधिक नज़दीक है। इसकी ऊंचाई अपने आप में विशेषता रखती है, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड अब यह हो जाएगा। तो कितनी ऊंचाई पे बनाया जा रहा है? 13,700 फीट की ऊंचाई पे इसको बनाया जा रहा है। और यह पैगोंग तसो झील जो है उसके दक्षिणी तट के निकट है काफ़ी ज़्यादा। पैगोंग तसो झील भारत और चीन के मध्य अमूमन चर्चाओं में रहती है, विवाद का विषय बना रहता है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा पास है ही है। तो इस प्रकार इसको हम लोग भी याद कर सकते हैं। अगर हम बात करें जो हमारी वास्तविक नियंत्रण रेखा है वहाँ से कितनी दूरी पर है, तो 46 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि बहुत ही अधिक नज़दीक है। सब काम सफलतापूर्वक होता है तो हम लोग चाइना के नज़दीक आसानी से पहुंच सकते हैं और कभी भी विपरीत परिस्थितियों में इस एयरफील्ड का उपयोग करते हुए अपनी मजबूती वहाँ बना सकते हैं, खुद को सुदृढ़ रख सकते हैं। इसलिए यह क्षेत्र हमारे लिए बेहद महत्व का क्षेत्र हो जाता है। लागत की बात करें तो 200 करोड़ रुपए की लागत से इसको तैयार किया जाएगा, बट अभी ये अनुमानित है ना। हमेशा ऐसे होता है ना, काम शुरू करवा दिया तो बाद में एक्चुअल पता लगता है कि कितना पैसा खर्च हुआ। तो अभी गवर्नमेंट ने अनुमानित माना है कि 200 करोड़ रुपए तक लग सकते हैं इसमें। हालांकि ये जो पूरा रनवे होगा यह 2.7 किलोमीटर का होगा और पूरी तरह से कंक्रीट रनवे होने वाला है ये। तो बहुत अधिक मदद हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान में इसकी स्थिति ठीक नहीं है और कुछ खास ही यहाँ प्लेन लैंड कर सकते हैं, कुछ खास एयरक्राफ्ट ही लैंड कर सकते हैं, सब यहाँ पे लैंड नहीं कर सकते। तो 20 महीने में यह तैयार हो जाएगा ऐसा माना जा रहा है। तो हर बात इंपॉर्टेंट है, खास फैक्ट्स हैं पूरी की पूरी न्यूज़ में जो आपसे एग्जाम में कहीं भी पूछे जा सकते हैं। तो यह सारी बात तब की है जब यह पूरी तरह से बन करके तैयार हो जाएगा, लेकिन ये बाद की बात है। अभी करते हैं हम लोग आज की बात।
आज की बात यह है कि अभी वर्तमान स्थिति क्या है, तो वर्तमान इसकी यह है कि अभी भी यह एक उन्नत लैंडिंग ग्राउंड हमारे लिए है। हालांकि यह मिट्टी से बना हुआ है पूरी तरह से, ठीक है। मिट्टी से बने होने के साथ साथ यहाँ पर यह है कि सिर्फ जो खास परिवहन विमान है केवल वही लैंड कर सकते हैं, जिसमें शामिल है C-13OJ, साथ साथ कुछ खास हेलीकॉप्टर्स। तो यह ही सिर्फ यहाँ पर लैंड कर सकते हैं, हर एयरक्राफ्ट यहाँ पर लैंड करने में सक्षम नहीं है अभी। बट जब इसको कंक्रीट से तैयार कर दिया जाएगा, अच्छा खासा रनवे बना दिया जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पर कुछ भी लैंड कराएं, सब कुछ बढ़िया से लैंड होगा। और अभी बीते दिनों काफ़ी हमारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, जिसमें नाम शामिल है Mi-17 मीडियम लिफ्ट, CH-47F चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और AH-64E अपाचे लड़ाकू विमान। तो इनको अभी शिफ्ट किया था कब, वर्ष 2020 में। कहा था कि आप लद्दाख में कमान संभालिए, यहाँ पे जिम्मेदारियां पूरी कीजिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी परेशानियां का सामना कर रहे थे चाइना की वजह से यहाँ पर। तो इसलिए ज़रूरी था कि हम अपनी तरफ से अपना पक्ष पूरा मजबूत रखें। और चाइना की तो हरकतें सभी को पता है ना, कैसी कैसी हरकतें करता है ये, तो उसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बना लेना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, सारी बात क्लियर है आप लोग को। तो कैसा ये होगा, वर्तमान में कैसा है और सरकार की क्या क्या संभावना है, वो हर एक बात। इससे कुछ महत्वपूर्ण लाभ हम लोग को हो जाएंगे। कुछ खास लाभ हम लोग के लिए यही है कि चाइना के हम बहुत नज़दीक और बहुत ही आसानी से पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे। कभी भी हम लोग अपनी सैन्य सहायता यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर तेज़ हो जाएंगी हमारी सेनाओं के लिए, ठीक है। तो इस मामले में एक मजबूती हमारी यहाँ स्थापित हो जाने वाली है आने वाले समय में। जिस समय यह रनवे तैयार हो जाएगा पूरी तरह से। बट इसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दें। एक ईजी सा क्वेश्चन है, आप लोग के लेफ्ट हैंड का सारा खेल है यहाँ पर, और कमेंट आप लोग करके जाएंगे, मुझे विश्वास है। साथ ही हम लोग देखते हैं हमारी अगली न्यूज़, भांग की खेती का वैधीकरण। तो भांग अलग अलग अवसरों पे चर्चाओं में रहती है, और कुछ लोगों का तो स्थान ही ऐसा होता है जहाँ पे भांग पे अमूमन चर्चा होती रहती है और मन चाहे रूप से उग भी जाती है। बट अभी सरकार कह रही है, कौन सी, हिमाचल प्रदेश सरकार फिलहाल योजना बना रही है कि किस प्रकार राज्य में भांग की खेती को लीगलाइज किया जाए। अभी लीगल नहीं है, हर किसी को अनुमति नहीं होती, मेडिकल परमिशन के थ्रू या गवर्नमेंट की परमिशन के थ्रू ही आप इसको उगा सकते हैं। बट सरकार चाहती है कि सबको लाभ हो, क्योंकि जब भांग उगाएंगे किसान तो उनकी आय बढ़ेगी, उनका जीवन का स्तर अच्छा होगा, हिमाचल प्रदेश का राजस्व अच्छा होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी पूरे स्टेट की। तो ऐसी स्थिति में सरकार अब रणनीतियां निर्धारित कर रही है कि कैसे सामान्य किसानों के लिए अनुमति दी जाए कि आप भी भांग उगा लीजिए। तो कुछ खास बातें इसके संबंध में समझना अब जरूरी हो गया कि क्या क्या खास बातें हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात एक एक्ट की है। एक्ट का नाम है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। 1985 में इस एक्ट को बनाया गया था। इसकी खास बात यह है कि यह राज्यों को पावर देता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दे रहा है, सेंट्रल को पावर नहीं दे रहा। राज्यों को यह परमिशन देता है कि यदि आपकी स्टेट में सभी रिक्वायर्ड क्लाइमेट कंडीशंस हैं तो आप उसके लिए उत्पादन कर सकते हैं, उसके लिए नियम निर्धारित कर सकते हैं, यह सब काम आप कर सकते हैं। तो नियम आप बना सकते हैं कि किस प्रकार भांग के पौधे की खेती की जाएगी, कौन कौन लोग करेंगे, कौन कौन इस सेक्टर में शामिल हो सकते हैं। फिर भांग यदि उत्पन्न हो रही है, आप उसका उत्पादित कर रहे हैं, तो उसका उपयोग कहाँ करेंगे, ये नियम भी स्टेट गवर्नमेंट को ही निर्धारित करना होगा। उसको कौन खरीद सकता है और कौन बेच सकता है, यह नियम भी फिर स्टेट गवर्नमेंट ही निर्धारित करेगी। तो हर जिम्मेदारी जो है वह सारी जिम्मेदारियां आ जाएंगी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, ऐसा यह एक्ट हमको बताता है। इसके साथ ही यह ज़रूरी है कि हमें पता हो कि भारत में अगर ये लीगलाइज है तो कहाँ है। तो जो पहला स्टेट इस मामले में आता है वह उत्तराखंड है, क्योंकि उत्तराखंड ने वर्ष 2017 में ही अपने स्टेट में किसानों को परमिशन दी थी कि आप उगाइए, और उगाने के साथ साथ आप इसके जो भी उपयोग हो सकते हैं उसमें भागीदारी निभाइए। तो स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी अधिक यूज़ करती है इसको। और इसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि भारत के अलग अलग राज्य, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश शामिल है, इसके कई जिलों में नियंत्रित रूप से स्टेट गवर्नमेंट इनकी खेती करवाती भी है। बट क्यों करवा रही है? भांग जनरली हम लोग सुनते हैं कि यह एक प्रकार से नशा होता है ना, और यह नशा या कोई भी नशा कभी अच्छा नहीं होता। तो फिर भी उसके बावजूद हम क्यों चाहते हैं कि भांग की खेती हो या इसका वैधीकरण हो, लीगलाइज को किया जाए? तो इसके कई खास उद्देश्य हैं। क्या क्या उद्देश्यों में शामिल है? पहली बात तो औषधीय गुण इसके विशेष है। बहुत सारी मेडिसिन बनाने में भांग का प्रयोग किया जाता है, तो उन मेडिसिन के जो यूज़ हैं उसकी वजह से चाहत है कि भाई इसका उत्पादन अधिक हो, उत्पादन अधिक होगा तो मेडिसिन वाले क्षेत्र में हमारी स्टेट आगे बढ़ेगी, इसकी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी।
इंडस्ट्रियल यूज़ काफ़ी होते हैं भांग के, तो वहाँ उपयोग करेंगे। साथ साथ जो साइंटिफिक यूज़ हैं वहाँ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसानों के हितों की रक्षा तो होगी होगी, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ेगी, अच्छा उत्पादन होगा, उनका घर परिवार अच्छे से फिर उन्नति कर पाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का रिवेन्यू भी अच्छा कलेक्ट होगा, क्योंकि उत्पादन अच्छा होगा तो किसानों की सैलरी बढ़ेगी, तो वो रिवेन्यू भी अच्छा देंगे। इसके साथ साथ इसका उद्देश्य यह है कि उत्पादन तो हो, बट उत्पादन जो रहेगा वो पूरी तरह से रेगुलेटेड रहेगा, क्योंकि भाई जब ज़्यादा उत्पादन होता है तो फिर यह सब तक पहुंच जाता है, यानी कि हर व्यक्ति की पहुंच इस तक हो जाती है। तो ज़रूरी है कि सब चीज़ें रेगुलेटेड हो, ताकि कोई भी लोग हैं स्टेट में, कोई भी व्यक्ति है, तो वह नशीले उत्पादों से बचा रहे। भांग का उपयोग करे एज ए मेडिसिन, बट नशे के रूप में इसका उपयोग ना करे, तो दुरुपयोग ना हो स्टेट में। यह जो जिम्मेदारी है, यह जिम्मेदारी भी स्टेट के ही पास है कि वो किन नियमों के आधार पर इसके लिए व्यवस्था करती है। ठीक है, इसके साथ साथ ज़रूरी है कि आपको पता हो कि भांग का पौधा किन किन मामलों में खास है, या क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसकी लिए। तो इसका जो एक्चुअल नाम है, इसको कहते हैं कैनबिस इंडिका। ये साइंटिफिक नेम इसको दिया गया है। जनरली इसकी जो हाइट है, यह हाइट 3 से 8 फीट होती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से ये उगता है, बट एक्चुअल में इसके लिए जो तापमान चाहिए वह 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। इतना होगा तो एक अच्छा खासा भांग का पौधा आप उगाने में सक्षम है। जनरली 12 घंटे का प्रकाश इसको चाहिए होगा, यदि आप ऐसी स्थिति में हैं तो ही यह उगेगा, वरना नहीं। और ह्यूमिडिटी की बात करें तो हवा में 40 to 60% की ह्यूमिडिटी इसके लिए आवश्यक है। ठीक है, और मिट्टी कौन सी चाहिए होगी, तो दोमट या बलुई मिट्टी में ही इसको उगाया जा सकता है, यह इसके लिए आदर्श मानी जाती है। क्लियर है बात। तो क्या इसका नाम है और इसके अलावा क्या क्या आवश्यक जलवायु आवश्यकता है इसके लिए, वे सभी बातें हम लोगों ने कर ली। बट इसके अलावा क्या होता है कि हम कई नाम सुनते हैं अलग अलग। पहला नाम होता है जैसे कि भांग हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया। ये एक्चुअल में क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, और कौन कौन से जो भी पेड़ पौधे पत्तियां हैं क्या क्या जिम्मेदार है। तो देखिए, एक्चुअल में जो कैनबिस इंडिका होता है ना, इसी में से ये तीनों निकलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कैनबिस इंडिका के हम नर पौधे की बात करें, तो इसका जो नर पौधा होगा, इसको आप सुखाएंगे तो आपको भांग मिल जाएगी। वहीं कैनबिस इंडिका का जो मादा पौधा है, इसको आप सुखाएंगे तो आपको गांजा मिलेगा। और जो यह कैनबिस इंडिका पौधे की शाखाएं हैं और जो उसके पत्ते हैं, अगर आप उसके ऊपर जमे हुए राल को इकट्ठा करते हैं और राल को निकालते हैं, तो इससे आपको चरस मिल जाएगा। तो यानी कि पौधा एक है और इस एक पौधे से आपको 3 अलग अलग प्रकार की यह चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, जिनके अलग अलग उपयोग हैं। नशे वाले नहीं, बाकियों पे ध्यान दीजिए, नशे की तरफ नहीं सोचना है। आप लोग एस्पिरेंट हैं, ठीक है ना। बस हम लोग को यह देखना है कि किस प्रकार से हम जन कल्याण कर सकते हैं और अच्छे अच्छे कार्यों की तरफ बढ़ सकते हैं। क्लियर है इतनी बात सभी लोग को। इसके साथ साथ कहाँ कहाँ उपयोग होता है अगर कैनबिस इंडिका को उगाया जाए। फाइबर कपड़ा निर्माण में, मेडिसिन बनाई जाती है, लुगदी और कागज़ उद्योग में प्रयोग किया जाता है, रस्सियाँ भी बनाई जाती हैं, मेडिसिन वगैरह। साथ साथ में ऑक्सीजन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है कैनबिस इंडिका, क्योंकि यह बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज करता है। एग्जाम्पल है यहाँ पर कि अगर आप 1 हेक्टेयर के क्षेत्र में अगर भांग को उगाते हैं, तो यह आपको 25 हेक्टेयर पेड़ों के समान ऑक्सीजन देगा। समझ रहे, कंपैरिजन देखिए, सिर्फ 1 हेक्टेयर में भांग है और 25 हेक्टेयर में वन है, लेकिन 1 हेक्टेयर का भांग 25 हेक्टेयर के पेड़ों पर भारी है। इतना अधिक मात्रा में यह आपके लिए ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, यानी कि जिस क्षेत्र में भांग उगेगा वहाँ ऑक्सीजन बहुत अधिक होगी और सांस लेने में किसी को परेशानी नहीं होगी और काफ़ी अच्छे से सब काम उसके हो जाएंगे। तो इन सभी मामलों में भांग खास रहती है, और इस मामले में भी यह टॉपिक खास है क्योंकि आपके लिए एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। और कुछ लोग कहते हैं कि समय नहीं मिल पाता, तो आप लोग वीडियो पॉज करके पर्याप्त समय ले सकते हैं, आपके लिए इनफ टाइम है प्रॉपर। देखिए, हमारे साथ में एक और न्यूज़ है, युगांडा के मकबरे। न्यूज़ क्यों आई है, क्योंकि अभी फ़िलहाल वर्तमान में सऊदी अरब की राजधानी में यूनेस्को की मीटिंग चल रही है, और उस मीटिंग के दौरान यह फैसला लिया गया है कि युगांडा में जो शाही राजाओं के क्षतिग्रस्त मकबरे हैं, अब उनको लुप्तप्राय सूची से, यानी कि जो एंडेंजर्ड लिस्ट होती है उस लिस्ट से अब बाहर निकाल दिया जाए। तो लुप्तप्राय सूची में अब इसको नहीं रखना चाहते। कहानी क्या है, थोड़ी सी कहानी समझ लीजिए इसके पीछे की। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर कोई भी विरासत का स्थल है, ठीक है, भारत के भी कई स्थल हैं जो विरासत सूची में शामिल हैं, तो पहले तो उस स्थल का विरासत सूची में शामिल होना ज़रूरी है।
आपके लिए वह एक सांस्कृतिक महत्व का स्थल तो होना ही चाहिए जिसको यूनेस्को रिकॉग्नाइज कर गया हो। बट रिकॉग्नाइजेशन के बावजूद क्या है कि आप उसकी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके पर्याप्त संरक्षण का कार्य नहीं कर रहे, और ऐसी संभावना है कि संरक्षण नहीं दिया जाए तो आने वाले समय में वह स्थल नष्ट हो सकता है। यदि यूनेस्को को ऐसा कुछ लगता है तो उसके बाद यूनेस्को उस स्थल को शामिल कर देता है लुप्तप्राय विरासत स्थलों की सूची में, यानी कि अब यह स्थल ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि संरक्षण नहीं दिया तो नष्ट हो जाएगा कुछ दिनों में। बात क्लियर है सभी लोग को? तो इसीलिए अब ऐसा माना है यूनेस्को ने कि ठीक है, अब ये प्रॉपर से अपना जो भी रूप है वह गेन कर चुका है, सुरक्षित है, अब इसको इस सूची में रखने की आवश्यकता है नहीं। बीते दिनों भी मैंने आप लोग को ऐसा बताया था कि भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसे भी इस सूची से निकाल दिया गया था। हालांकि यह भी न्यूज़ आई थी कि जो वेनिस शहर है अब यह समिति चाहती है कि उसको इस सूची में शामिल कर दिया जाए, क्योंकि पर्यटकों के बढ़ने की वजह से वहाँ का जो इतिहास है, जो शहर है, जो संस्कृति है वह नष्ट होने की स्थिति में, नष्ट होने की कगार पर पहुँच गई है। क्लियर है? अभी एक न्यूज़ यह भी है कि वेनिस के लिए फिलहाल वहाँ की गवर्नमेंट ने यह निर्धारित कर लिया है कि अगर आप वहाँ पे एज अ टूरिस्ट जाते हैं तो आपको विजिट करने के लिए एक अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ मिली जुली कई न्यूज़ एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, यूनेस्को और इसकी लुप्तप्राय विरासत स्थलों की सूची। चलिए कुछ खास बातें समझते हैं कि क्यों ज़रूरी है, क्यों खास है ये युगांडा के शाही राजाओं के मकबरे, क्या इसका इतिहास है वगैरह वगैरह। तो एक्चुअल में जो युगांडा वाला क्षेत्र है, युगांडा में पहले अलग अलग साम्राज्य हुआ करते थे। भारत का इतिहास के समान ही जैसे हमारे यहाँ अलग अलग साम्राज्य हुए, युगांडा में भी साम्राज्य होते थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 4 प्राचीन साम्राज्य हुए और उन 4 प्राचीन साम्राज्यों में से एक था खास बुगांडा। तो जो युगांडा का ये बुगांडा साम्राज्य है उसी से संबंधित हैं ये सब मकबरे, उन्हीं के राजाओं से जुड़े हुए हैं। किस समय शासन हुआ करता था? तो 14वीं शताब्दी में विक्टोरिया झील के पास यह पूरा साम्राज्य स्थापित था। और वर्तमान में ये जो मकबरे हैं एक्चुअल में बागांडा लोगों से संबंधित है, क्योंकि बोगांडा जो समुदाय है यह यहाँ की सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय है आज भी। तो उनके सांस्कृतिक महत्व को प्रदर्शित करता है, उनके इतिहास को प्रदर्शित करता है, इसीलिए ये सभी मकबरे ज़रूरी हो गए। हालांकि वर्ष 2021 में यूनेस्को ने इन मकबरों को अपनी हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया था। वहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लगभग 9 वर्ष बाद, कब? वर्ष 2010 में इन मकबरों में आग लग गई थी। तो जिस समय इन मकबरों में आग लगी तो ये काफ़ी अधिक नष्ट हो गए थे। तो नष्ट होने की वजह से ही यूनेस्को ने चिंता व्यक्त की। इसकी जो समिति है उसने कहा कि ये एक बड़ा कंसर्न का विषय है, क्योंकि एक हेरिटेज प्लेस जो है हम उसको खो देंगे। तो इसी वजह से ज़रूरी था कि इसको लुप्त प्राय स्थल मान लिया जाए, यानी कि संरक्षण की ज़रूरत है, संरक्षण नहीं दिया तो लुप्त हो जाएगा। तब से ही इसके संरक्षण का कार्य हो रहा था और इंटरनेशनल फंड्स के माध्यम से इसको संरक्षण दिया जा रहा था, इसको जीवित करने के लिए उपाय किए जा रहे थे। लेकिन आज 2023 में वह सभी कार्य पूरे हो गए हैं, जिस वजह से समिति ने फैसला लिया है कि ठीक है, इसको अब लिस्ट से बाहर निकाल दीजिए, यह पूरी तरह से सुरक्षित है और अपने रूप में आ गया है। तो यह इसका कुछ इतिहास थोड़ा सा जिसको जानना ज़रूरी था। साथ साथ यह भी ज़रूरी है आप लोग जानें कि यह क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है। तो जो बुगांडा समुदाय है उनका इतिहास दर्शाता है, उनकी परंपराएं जुड़ी हुई हैं, उनकी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई। साथ ही यह युगांडा के अंदर एक खास सभ्यता का, संस्कृति का प्रतीक बना हुआ है। तो इसी वजह से इसका संरक्षण बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए यहाँ पर यह सब कार्यवाही हुई है। साथ ही थोड़ा सा जान लेते हैं कि लुप्तप्राय विश्व विरासत स्थल कौन से स्थल होते हैं, क्यों इनको इस सूची में शामिल किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में समझ लीजिए कि वह स्थल जो फिलहाल यूनेस्को के हेरिटेज प्लेसेस है संकट में है या नष्ट हो सकते हैं। कैसे? प्राकृतिक आपदा की वजह से, सशस्त्र संघर्षों यानी कि लड़ाइयों, युद्ध की वजह से, प्रदूषण की वजह से, या फिर अनियंत्रित शहरीकरण की वजह से, अवैध शिकार या बेरोक-टोक पर्यटनों के आने की वजह से, साथ साथ में किसी अन्य और कारण से भी अगर उसके ऊपर खतरा है। तो अगर इसकी जो समिति है यह मानती है कि कोई भी किसी भी कारण से संकट में है तो कहेंगे कि ठीक है, इसको इस लिस्ट में शामिल कर दो, ताकि याद रहे कि इसके लिए कार्य किया जाना ज़रूरी है। ठीक है, इसका एक मुख्य उद्देश्य यह भी होता है कि यूनेस्को चाहता है कि लोग उस क्षेत्र के महत्व को समझें, उसकी संस्कृति इतिहास को समझें और साथ साथ यह भी समझें कि उसको संरक्षण देना ज़रूरी है। और मिलजुल के प्रयास होंगे तभी कोई क्षेत्र संरक्षित हो सकता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के 2 क्षेत्र, एक तो हम्पी के स्मारक हैं और साथ साथ में मानस वन्यजीव
जीव अभ्यारण्य, इन दोनों को ही इस सूची में शामिल किया गया था। हम्पी वाले क्षेत्रों को 1999 में शामिल किया गया था और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य को 1992 में शामिल किया गया था। तो क्या हुआ कि एक समय के बाद में यूनेस्को को फील हुआ कि सरकार इनके लिए बहुत अधिक कार्य कर रही है, संरक्षण दे रही है, तो हम्पी वाले क्षेत्रों को वर्ष 2009 में यानी कि 7 साल के समय के बाद ही, और जो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है उसको 2011 में लगभग 19 वर्षों के बाद इस सूची से निकाल दिया गया दोनों स्थलों को। और आज के समय में भारत का कोई भी स्थल ऐसा नहीं है जिसको लुप्तप्राय माना जाए, तो कोई भी स्थल इस सूची में शामिल नहीं है। हालांकि यहाँ जो क्लास है उसमें शामिल है एक प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप लोग को भी दे देना है। हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ, जिसमें बात की गई है मोरक्को में भूकंप आने की। तो मोरक्को में भाई बहुत ही एक बड़ा भूकंप अनुभव किया गया, 6.8 तीव्रता का, और अभी तक के आंकड़ों के अनुसार लगभग 2500 लोगों की मृत्यु हो गई है। बट क्या हुआ कि ये भूकंप इतना अधिक खास हो गया और इतने अधिक लोगों की जान इसने ले ली। तो कुछ स्टडी अलग अलग आ रही हैं और अलग अलग लोग अलग अलग मान्यता प्रस्तुत कर रहे हैं। बट यह जो भूकंप था इसका जो केंद्र था यह एटलस माउंटेन पे था, तो उस वजह से एटलस माउंटेन को केंद्र में रखते हुए एक स्टडी पब्लिश हुई है। कुछ बातें उस स्टडी की हम लोग कर लेते हैं, ज़रूरी है। केंद्र एटलस में था। जो एटलस पर्वत है यह एक्चुअल में उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में है। उत्तर पश्चिमी अफ्रीका मतलब कि जो यह वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर है एटलस माउंटेन रेंज और यहीं पर है मोरक्को। तो अब क्या हुआ कि जो यह एटलस माउंटेन है यह मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया तक विस्तारित है। अभी दरअसल क्या हो रहा है कि अलग अलग रिसर्चेज हो रही हैं और हम सभी ये बात जानते हैं कि जो भूगोलविद हैं हमारे, वह ये बात मानते हैं कि एक समय सारे के सारे महाद्वीप एक ही साथ इकट्ठे थे, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका विघटन हुआ, वो टूटे, और टूटने के बाद आज हमें अलग अलग महाद्वीप देखने को मिलते हैं। क्लियर है बात सभी को? तो इसी स्थिति में यहाँ पर अब आप लोग को यह भी समझना है कि एक्चुअल में यह जो स्थिति बनी, यानी कि जिस स्थिति में आज ही हमारा विश्व है, यह विश्व आने वाले समय में इस स्थिति में नहीं रहेगा, क्योंकि सभी प्लेटें लगातार खिसक रही हैं। कोई उत्तर की तरफ जा रही है, कोई दक्षिण की तरफ, कुछ आपस में क्लैश कर रही हैं। जैसे कि वर्तमान इसमें यह माना जाता है कि जो यूरेशिया प्लेट है, यानी कि यूरोप और एशिया वाली जो प्लेट है, वो प्लेट अफ्रीका प्लेट की तरफ खिसक रही है, यानी कि दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे के पास जा रही हैं। और हर वर्ष, एक वर्ष में माना जाता है कि यह लगभग 1 मिलीमीटर खिसक रही है, जो कि अपने आप में एक बड़ा नंबर है। तो जिस प्रकार से ये खिसक रही हैं, ऐसा माना जाता है कि इसके खिसकने की वजह से अब धीरे धीरे एक स्थान दूसरे स्थान पर चढ़ता जा रहा है, जिस घटना को रिवर्स फॉल्ट के रूप में जाना जाता है। यह रिवर्स फॉल्ट की घटना है। तो रिवर्स फॉल्ट का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि जब दो प्लेटें आपस में खिसकती हैं तो धीरे 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 एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के ऊपर चढ़ता रहता है। जिस समय एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के ऊपर चढ़ता है तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर जो एनर्जी है ना, वो कलेक्ट होती रहती है, और अमूमन ऐसा होता है कि वो एनर्जी धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कि अलग अलग समय पर छोटे छोटे भूकंप लाती है। तो जो रिसर्च जितने भी की है, उन सभी रिसर्चर्स ने अब यह माना है कि एक्चुअल में यही रिवर्स फॉल्ट की घटना हो रही थी अफ्रीका और साथ साथ में यूरेशिया प्लेट के साथ में। धीरे धीरे ये आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, जिसकी वजह से इसमें जो तनाव है, जो एनर्जी है, वो कलेक्ट हो रही थी। और बीते दिनों लंबा समय ऐसा गुजरा है कि कभी भी मोरक्को या अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में कोई बड़ा भूकंप अनुभव नहीं किया गया था। तो इसका मानना है, अब जो रिसर्च है वह कहती है कि एक लंबा समय हुआ कि एनर्जी कलेक्ट हुई, जिस वजह से अब यह जो भूकंप आया वह भूकंप इतना अधिक बड़ा हो गया कि उसने एक बड़ी त्रासदी का रूप ले लिया, और उसी त्रासदी की वजह से इतने सारे लोग मर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण रीजन यह माना गया कि यह जो दोनों ही महाद्वीप है, यह लगातार एक दूसरे के पास खिसक रहे हैं, रिवर्स फॉल्ट बन रहा है, और उसकी एनर्जी से भूकंप आया और तभी इतने अधिक लोग मारे गए हैं यहाँ पर। क्लियर है बात सभी लोग को? तो रिवर्स फॉल्ट की घटना यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस प्रकार से यह हुई और बड़ा भूकंप लेकर के आई। आने वाले समय में कहीं और भी हमें यह सुनने को मिल सकता है या एग्जाम्स में देखने को मिल भी सकता है। क्लियर है इतनी बात सभी लोग को? तो स्टडी में यही सब बातें दिखाई गई हैं, और इस प्रकार ज्योग्राफी के इन टॉपिक्स पे भी आप लोग अपनी कमांड सुनिश्चित कर लीजिए। हो सकता है कि आयोग यहाँ से भी प्रश्न पूछ ले। लोकेशन भी आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि मोरक्को एक्चुअल में कहाँ है, और इसके क्या कौन से प्राकृतिक स्थल हैं, किन किन क्षेत्रों से या किन किन देशों से ये सीमा साझा करता है, इत्यादि इत्यादि बातें। क्योंकि आजकल यूपीएससी प्लेसेस को भी काफ़ी पूछ रहा है, इसीलिए संस्कृति आई ने एक प्रोग्राम प्लेसेस इन न्यूज़ भी शुरू किया है। बात क्लियर है आप सभी लोग को? तो एक प्रश्न आप सभी लोग की स्क्रीन पर हमारी तरफ से यह है, जिसका आप लोग को आंसर मुझे कमेंट करना है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जो भी महत्वपूर्ण बात आज की क्लास से रिलेटेड थी, हमने वो सारी बातें कर ली हैं। फिर दोबारा मिलेंगे कल
इसी समय रात 9 बजे और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।